नमस्कार। आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि हम आपको पंचांग देखना बताएँगे और आज मेरे साथ राहुल हैं, यह विद्यार्थी हैं और तो अब मैं आपको आज इसमें बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको संवत, अयन और महीने, पक्ष इन सब की चर्चा करी थी कि तिथियाँ आदि क्या-क्या अंग हैं, क्या-क्या इकाइयाँ हैं, 5 अंग हैं पंचांग के, है ना? तो पंचांग के 5 अंग कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब हम आरंभ करेंगे पंचांगों का। पहले एक बार मैं आपको दिखाऊँगा मेरे पास कौन-कौन से पंचांग हैं। फिर मैं आपको किन्हीं 2 पंचांगों से पंचांग देखना सिखाऊँगा। आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्री वेंकटेश्वर पंचांग के विषय में। वेंकटेश्वर पंचांग एक शताब्दी पंचांग है और यह जो मेरे पास है यह संवत 2001 से 2100 तक है ना? तो इस पंचांग की विशेषता क्या है? पहली बात तो देखिए ये पंचांग काफ़ी मोटा है क्योंकि यह 100 वर्ष का पंचांग है ना? तो आपको जो पंचांग में रुचि लेते हैं लोग, जो अक्सर पंचांगों से कुछ ना कुछ ज्ञान पाते रहते हैं, उन लोगों के यहाँ ये अवश्य मिलेगा। और मुझे इस पंचांग की आवश्यकता अधिक मास के निर्णय में लगी थी, तो आपने ये मेरी चिप्पियाँ लगी हुई देखी होंगी इसमें। ये मैंने सारे अधिक माहों का यहाँ पर शोध किया था। तो उसके बाद अब पंचांग में को आरंभ करते हैं कि इस पंचांग में क्या-क्या है। तो देखिए इस पंचांग में सर्वप्रथम बताया गया ये कि एक वेधशाला जो जयपुर में राजा जयसिंह ने बनवाई थी, उस वेधशाला का यहाँ ज़िक्र है। साथ ही यहाँ दैवज्ञ, ग्रह लाघव, गणित संचारित आदि ऐसे ग्रंथों की बात हो रही है। साथ ही यहाँ पर बताया हुआ है क्या-क्या सिद्धांत, आर्ष ग्रंथ और करण ग्रंथ यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, किन-किन चीज़ों का दुष्प्रचार होने लगा है, पंचांग के निर्माण में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, 6 तिथियों के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है। फिर यह विषय सूची है। विषय सूची के बाद पंचांग यहाँ से आरंभ होता है। यह वेंकटेश्वर पंचांग, यहाँ यह संवत सृष्टि के कितने वर्ष हो चुके हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 1 अरब से भी ऊपर सृष्टि को वर्ष हो चुके हैं। और इस प्रकार से कृतयुग कितना, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर भौगकाल, और अभी कौन सा संवत चल रहा है, 2001 है। ठीक है, तो ऐसे आप इस हर संवत में एक राजा, एक मंत्री, एक सिपाही आदि के पद होते हैं। वह कभी किसी वीडियो में मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ भैरव भवानी संवाद, तो जितने भी पंचांग के करने वाले प्रयोग करने वाले लोग हैं वह यहाँ कुछ संवत से संबंधित फलित की भी बात करते हैं। और भैरव पंचांग और ज्योतिष विद्या के संबंधित लोगों के इष्ट रहते हैं। अब यहाँ से पंचांग देखते हैं। देखिए इस पंचांग में 2 चीज़ें हैं, श्री चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 2001 और यहाँ देखिए क्या है, वैशाख कृष्ण पक्ष। जैसा मैंने आपको बताया था कोई भी संवत जब आरंभ होता है तो चैत्र के शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है और फिर उसके बाद दूसरा पक्ष है वैशाख कृष्ण पक्ष। तो यह इस प्रकार से पंचांग है। तो इसमें ऐसे करके एक संवत का पूरा है। और मैंने आपको यह बताया था कि जो पंचांग होता है वह जो संवत होता है वह संवत का अंत चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे होता है। तो देखिए यहाँ जो आखिरी महीना है चैत्र कृष्ण पक्ष और यह अमावस्या तिथि, और यहाँ पर यह संवत समाप्त हो गया। और अगला दिखाइए, ये अगला संवत देखिए संवत 2002 ये आरंभ हो चुका है। तो इस प्रकार ये परिचय था वेंकटेश्वर पंचांग का। अभी मैं इसके बाद आपको दूसरा पंचांग दिखाता हूँ जो है ऋषिकेश पंचांग। पहले इसका नाम काशी विश्वनाथ पंचांग था, अब यह ऋषिकेश नाम से चल रहा है और यह आने वाले संवत 2080 का ही पंचांग है। तो यह ऋषिकेश पंचांग है। ऋषिकेश पंचांग थोड़ा बड़ा होता है, साइज़ में ऐसे रखने में आता है, देखिए काफ़ी बड़ा है। और यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष से देखिए यह आरंभ हो रहा है, संवत 2080 का ही है ये, इसी वर्ष का आने वाले जो संवत है 2080 उसका यह पंचांग है। इसके अन्यथा मैं आपको कुछ दुर्लभ पंचांग और दिखाना चाहूँगा जो परंपरागत रूप से मुझे मेरे परिवार में प्राप्त हुए हैं। और इन पंचांगों की विशेषता देखिए, ये पंचांग है सन 1904 का और ये देखिए ये किस प्रकार से ये पंचांग ऐसा लगता है कि ये हाथ से लिखा हुआ है या छपाई भी होगी, तो मैं सोचता हूँ उस समय मशीनें भी ऐसा छापती ही होंगी कि वो हस्तलिखित ही लगे। तो इस तरीके का है ये पंचांग। तो
ये देख लीजिए। और इसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में जो एक पंचांग दिखाया था, निर्णय सागर पंचांग, जो नीमच का है। अच्छा, पंचांगों के विषय में मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ कि पंचांग, जो जो भी पंचांग बनते हैं वह किस स्थान पर बन रहे हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दिखाइए, देखिए ये जो भवानी सिंह जी का जो पंचांग है, ये जोधपुर से बनता है। तो यहाँ इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जोधपुर के जो अक्षांश हैं वो 26, 19 और रेखांश हैं 73, 4। तो यह जो भी गणित पंचांग में यहाँ मिलेगा वह वहाँ के समय पर आधारित मिलेगा। ये जो पंचांग आरंभ हो रहा है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा से, तो यह जो भी यहाँ गणित है समय के संदर्भ में, वह यहाँ के समय से मिलेगा, इस समय से मिलेगा। तो हर पंचांग को जब भी प्रयोग करें तो यह आपको जान लेना चाहिए कि किस स्थान से छपता है। अब मैं इसी वर्ष के पंचांग को लेता हूँ। ये है राजधानी पंचांग। ये अभी संवत 2079 का है। देखिए यहाँ संवत लिख रहा है 2079। अब इसको आरंभ करते हैं क्योंकि ये सन 22 और 23 के मध्य चलता है। देखिए 22 से 23। तो इस पंचांग को देखते हैं। तो सर्वप्रथम तो विषय सूची, विषय सूची के बाद देखिए जितने भी छुट्टियां, पर्व आदि, दशहरा, त्योहार आदि की यहाँ जानकारी यहाँ दी हुई है। और मासिक कालाष्टमी, गणेश चतुर्थी व्रत, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत वर्ष में कितने ही पड़ेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने सारे मासिक व्रत और वार्षिक व्रत आदि के विषय में आपको बताया ही है। तो जो लोग भी व्रत करते हैं वो उनके लिए बड़ा ये बहुत ही हेल्प हो जाती है यहाँ से। व्रत की पूर्णिमाएं, अमावस्याएं, कौन कौन सी अमावस्या पे व्रत है, तो ये सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। और देखिए एक विशेष बात मैंने यहाँ देखी इस पंचांग में, यहाँ सिखों के पर्व, जैन के पर्वोत्सव, मुस्लिम त्यौहार, क्रिश्चियन त्यौहार, ठीक है। तो सर्व धर्मों के समभाव के साथ सबके बारे में ये जानकारी डाली ताकि ऐसा ही ना हो कि हम लोग सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में जानते हैं और धर्मों के बारे में भी हम बता सकें। फिर देश में होने वाले मेले, कब कहाँ कहाँ दशहरा उत्सव आदि होते हैं, ताकि अगर आप धार्मिक विचारधारा के हैं तो जा सकते हैं मेले में, आप वहीं आसपास हों तो अवश्य उसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रहों की युतियाँ। अब युतियाँ क्या होता है कि क्योंकि सारे ग्रह किसी न किसी राशि में या नक्षत्र में भ्रमण कर ही रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक से ज़्यादा ग्रह एक साथ जब हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ सूची दे रखी है कि कब कब किस किस तारीख में कौन कौन से ग्रह होंगे। फिर आपने सुना होगा मूल और गंडमूल नक्षत्र, है ना, ये भी दे रखा है। मूल नक्षत्र कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, फिर कब शुरू होगा, फिर कब खत्म होगा। और पंचक, पातक के संदर्भ में पंचक का भी, पंचक किसी मृत्यु होने पर पंचक भी विचाराधीन होता है। इसके अलावा यदि किसी वर्ष में ग्रहण पड़ रहे हैं तो उस ग्रहण की जानकारी भी यहाँ दी होती है। परंतु ये देखिए, ये विदेशों में होने वाला जो ग्रहण है 30 अप्रैल 2022 को पड़ा था और समय भी यहाँ दे रखा है। और भारत में दृश्य, भारत में जो पिछला ग्रहण था वो 25 अक्टूबर को पड़ा था, रात दिन में 2:29 से। तो इस प्रकार से यहाँ ग्रहण की भी जानकारी होती है। तो ये पंचांग आपके लिए यहाँ सहायक है कि आपको ग्रहण आदि की भी जानकारी मिलती रहती है। फिर भारत में दृश्य खग्रास चंद्र ग्रहण, देखिए चंद्र ग्रहण की भी जानकारी आपको पंचांग में मिलेगी कि ये कब आरंभ होगा। ये देखिए 8 नवंबर 2022 को हुआ था पिछला, है ना, मंगलवार को। इसके बाद यह यहाँ आरंभ होता है कि शुभ संवत विवाह मुहूर्त। तो जैसे आप किसी ब्राह्मण, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण या किसी ज्योतिषाचार्य के पास विवाह आदि के मुहूर्त से संबंधित बातें करने जाते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि पंचांग ब्राह्मणों का एक तरीके से शास्त्र ही है, तो उनको ये जानकारी बड़ी आसानी से यहाँ से उपलब्ध हो जाती है, जिस पे वो थोड़ा सा विचार करके और मुहूर्त आदि आपको बता देते हैं। ये देखिए, इसके अलावा विवाह के लिए शुभ समय, अंग्रेजी मास तारीखें भी यहाँ पर बताई हुई हैं। तो जो आप स्वयं से भी देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मुहूर्त की जानकारी नहीं मिल रही थी और मुहूर्त थे, तो आप इस तरीके से अगर पंचांगों को देखते रहेंगे तो आपको ये मुहूर्त यहाँ दिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि षोडश हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों के देखिए यहाँ पर मुहूर्त दे रखे हैं। जैसे दुरागमन, गौना मुहूर्त, ये देखिए समय दे रखा है कब कब है। उपनयन संस्कार, जो बच्चों का उपनयन होता है, यज्ञोपवीत धारण करते हैं,
उसका यहाँ मुहूर्त बता रखा है। चूड़ा कर्म जो बच्चों के बाल कटवाते हैं, है ना, पहली बार बच्चा टकला होता है, उसका है। कर्णवेद, है ना, कान छिदवाते हैं जब बच्चों के, और ज़मीन खरीदने आदि के मुहूर्त। और देखिए, अगर आप पंचांग अपने घर में रखते हैं तो उसका एक लाभ तो विशेष ये है कि आप अब एक एक चीज़ के लिए ग्रह आरंभ मुहूर्त, जीर्णानी ग्रह प्रवेश मुहूर्त, राहु काल, अब आप छोटी छोटी बातों के लिए तो किसी ब्राह्मण के पास जा नहीं सकते। ये मुहूर्त आपके पास लिखे हुए हैं। आप प्रयास कीजिए कि आप इन्हें समझें, इनको प्रयोग करना सीखें। और अवश्य अगर आप लोगों की रुचि होगी तो मैं एक एक विषय को विस्तृत जानकारी के साथ आपको बताऊंगा। तो देव प्रतिष्ठा मुहूर्त और गौरी प्रतिष्ठा मुहूर्त, जब हम पूजा करते हैं, जो कोई पूजा कर रहे हैं तो क्या प्रतिष्ठा के मुहूर्त है, ये सब यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी दे रखी है। फिर इसके बाद मैंने आज जैसा कि आपको बताया था कि व्रत के ऊपर मेरा एक 3-4 वीडियो थी जिनमें मैंने बताया था कि वर्ष में कौन कौन से ऐसे व्रत हैं जो करने ही चाहिए। तो यहाँ व्रतों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ दे रखी है, कौन कौन से व्रत हैं आवश्यक। और उसके बाद देखिए, पंचांग में एक ये जो होता है संवत विवरण। संवत विवरण में क्या होता है कि क्या सहस्त्राब्दी है, कितना सब कुछ है, जैसे आपने पिछले वेंकटेश्वर पंचांग में देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा संवत चल रहा है। संवत देखिए 2079 है, शक संवत 1944 चल रहा है। हिजरी देखिए 1443, हिजरी कौन सा है, इस्लाम का, जो मुस्लिम लोग प्रयोग करते हैं। महावीर जैन जी का भी संवत है 2548। और इस प्रकार से जितने भी हुए हैं अब तक संवत, जिस प्रकार के वर्ष को मानने के परंपरा हैं वह यहाँ हैं। फिर इसके बाद संवत में यह विचाराधीन होता है कि एक राज्य परिवार बनाया जाता है कि कौन राजा है, कौन मंत्री है ना, तो ऐसे पद दिए जाते हैं। इसका भी गणित जो होता है वह वार के आधार पर और कई आधारों पर होता है। फिर एक सामान्य फल कथन होता है, नाम संवत के नाम के हिसाब से कि इस संवत में ये होता है, इस संवत में ये होता है। और इसके बाद सूर्यादि ग्रह, यानी जो सारे ग्रह हैं उनके किस राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं, यह जानकारी है यहाँ पर। और दैनिक ग्रह स्पष्ट। अब दैनिक ग्रह स्पष्ट का क्या प्रयोग होता है, ब्राह्मण और ज्योतिषाचार्य जब कोई जन्मपत्र या टीपना आप बनवाते हैं या कुंडली आप उनसे बनवाते हैं तो उनको इस ग्रह स्पष्ट से सुबह 5:30 बजे का सारे ग्रहों का समय मिल जाता है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पे था। इसके बाद ही वो उनका गणित आरंभ होता है कि कैसे वह साधन करेंगे कि जातक का जन्म कितने बजे हुआ है और कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रह कुंडली में रखने हैं। तो यह सारणी है। इस सारणी के बाद पंचांग जो आरंभ होता है वह यहाँ से आरंभ होता है। ये यहाँ से पंचांग आरंभ हुआ। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पंचांग को हम देखते कैसे हैं। पंचांग को देखने के लिए, अच्छा मैं ये आपको नए पंचांग से बताता हूँ, आने वाले पंचांग से, क्योंकि हम नए संवत पे चर्चा भी कर लेंगे। तो ये वाला पंचांग जो है वो इस वर्ष का है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ यही पंचांग उपलब्ध हुआ मुझे। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो आने वाला संवत है अभी, है ना, मार्च में आएगा, वो संवत 2080 है। और शाक 1945, पिछले पंचांग में हमने देखा था वो 1944 था और 1979 था, और ये एक एक बढ़ गया। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी संवत शुरू कब होता है, संवत शुरू होता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को, है ना, और अंत कब होता है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब देखिए, पंचांग के 5 अंग हैं। तो पहला अंग क्या है, यहाँ दिखाइए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग के यही 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इनके आरंभ और समाप्ति काल यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद दिनमान, दिनमान का प्रयोग भी कुंडली साधन वगैरह के लिए जो पुरानी अपनी रीति है उसमें होता है। और देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, परंतु याद रखें ये स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप अपने शहर का समय देख रहे हैं तो हमें शुद्धिकरण समय का करना पड़ेगा। और यहाँ पर तरह तरह की तारीखें दे रखी हैं। इसके बाद अंग्रेजी महीना, ये देखिए मार्च 22 से शुरू हो रहा है ये, और यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए 22 मार्च से 6 अप्रैल, यानी संवत 2080 22 मार्च से शुरू होगा। परंतु मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो संवत की जो तिथि है इस बार वो 21 मार्च को रात्रि को लगभग 10 बजे आरंभ हो रही है। तो फिर यह संवत 22 मार्च से क्यों है? यह 22 मार्च से इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि ग्राह्य होती है।
उदया तिथि ग्रह होने का मतलब ये है कि सूर्योदय के समय पर यदि वह तिथि है तो हम मान लेंगे कि ये तिथि उदया है और इसी को हम मानते हैं। तो रात्रि में आई तो रात्रि की नहीं मानी गई। तो हमने संवत को कब से माना? 22 मार्च से संवत शुरू हुआ। अब देखिए, अब यहाँ जो सारी तिथि लिखी होती है, जैसे 1 नंबर तिथि है, इसके आगे आप देखते जाइए, इसमें नक्षत्र आदि करण की सारी गणनाएं दे रखी हैं। इसके बाद यहाँ पर दैनिक चंद्र का संचार, चंद्र कौन सी राशि में है, कितने कब तक, और दैनिक सूर्य स्पष्ट, और इसके बाद आगे पर्व आदि भी लिखे होते हैं कि आज कौन सा पर्व है, जैसे नवरात्र आरंभ हुआ, संवत्सर आरंभ हुआ, कलश स्थापना भी करेंगे। तो इस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये चैत्र शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है। तो ये देखिए 15 तिथियां है ना, 1 से लेकर 15 तक तिथियां हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ये शुक्ल पक्ष में आरंभ हुआ है तो अंतिम तिथि कौन सी होगी? पूर्णिमा। ये देखिए, चैत्रवी पूर्णिमा और हनुमान जयंती। ठीक है, तो इसी प्रकार अब अगला माह कौन सा होगा? अगला माह होगा वैशाख, क्योंकि पूर्णिमा पे तो माह पूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए, वैशाख कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया। और ये तिथि कहाँ से आरंभ हुई? प्रथमा से। और यहाँ 30, तो ये क्या है? अमावस्या। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या होती है? अमावस्या। और अब फिर यहाँ से देखते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया, फिर 1 से लेकर 15 तक तिथि है ना। तो यहाँ आप देखिए, ये सारा विवरण होता है प्रत्येक तिथि पे क्या करने योग्य कार्य हैं, क्या नहीं करने योग्य कार्य हैं, ये सारी जानकारियाँ यहाँ दी हुई होती हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि संवत का अंत कब होता है। संवत का अंत, जैसे मैंने आपको बताया था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संवत समाप्त होता है। तो यह जो पंचांग है वो आपको बस तिथियां यहाँ तक ही दिखाएगा। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष और यहाँ अमावस्या, सोमवती अमावस्या है इस बार, है ना। इसके बाद ये पंचांग यहाँ से तिथिवार नक्षत्र योगकरण की ये गणनाएं समाप्त होती हैं। इसके बाद ये जो गणनाएं हैं, दैनिक लग्न प्रवेश, ये सब ज्योतिष संबंधित हैं। जितनी भी ये सारणियाँ हैं, लग्न सारणी और जितने भी अक्षांश रेखांश जितने भी शहरों के दे रखे हैं, तो ये सारा पंचांग में जो जानकारी है वह ज्योतिष उपयोगी है। तो आशा है पंचांग से संबंधित आपको थोड़ा सा भान हुआ होगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में एक पंचांग अवश्य रखें। जो भी पंचांग आपको साधारण शब्दों में दिखे, बहुत ज़्यादा संस्कृत ना हो, अगर या आपकी रुचि संस्कृत में है तो संस्कृत वाला पंचांग लीजिए, परंतु घर में एक पंचांग अवश्य रखें। क्योंकि देखिए, पंचांग से हमें क्या क्या पता चलता है। हमें पहली बात तो काल की गणना और व्रत आदि का तो जानकारी होती है। इसके अलावा मैं एक प्रयोग और बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं शुभाशुभ के लिए। अब अगर तुम्हें अभी मोबाइल खरीदना है तो क्या तुम मोबाइल पहले पंडित जी के घर जाओगे, पंडित जी मुहूर्त बता दो, फिर मोबाइल लोगे? व्यवहारिक नहीं है ये सब। परंतु आप घर में रखते हैं पंचांग, तो देख के ले लो भाई, अपना शुभ कौन नहीं चाहता। तो यह पंचांग के लाभ हैं कि आप किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखकर कार्य कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ वॉशिंग मशीन भी खरीदो तो मुहूर्त से क्यों नहीं खरीदो, मुहूर्त से खरीदिए जितने भी उपकरण खरीदने हैं, ताकि आपको शिकायत ही ना रहे। और किसने देख के बताया? आपने देख के बताया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पंचांग प्रयोग करना आरंभ करें। अपने परिवार में एक पंचांग प्रति वर्ष आप लिया करिए। इसके अन्यथा मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी श्री बैजनाथ शर्मा जी के नाम से मैंने एक पंचांग आरंभ किया था सन 2014 में, जिसका नाम है बैजनाथ पंचांग, जिसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं। मैं अभी एक वीडियो और पोस्ट करूँगा जिसमें कि मैं मोबाइल व्यू में, क्योंकि वो फ्रंट में नहीं आ पाएगा, मोबाइल व्यू में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।